हे डेवलपर्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट कोडर्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डे वन ऑफ लाइनेक्स बिगनर टू एडवांस सीरीज। अगर आप लाइनेक्स में बिल्कुल बिगनर हो या फिर अपना करियर नेटवर्किंग या क्लाउड कंप्यूटिंग में बनाना चाहते हो तो ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पूरी सीरीज में हम लाइनेक्स को बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे। अगर आपने कभी लाइनेक्स यूज नहीं किया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लेक्चर्स को हम बिगिनर से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट तक लेकर जाएंगे। इन लेक्चर्स में हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन लैब के साथ समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ कमांड याद करो, मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें कि उन कमांड्स को रियल वर्ल्ड में कैसे यूज करते हैं। इसलिए इस सीरीज में हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे जिससे आप इंडस्ट्री के लिए रेडी हो सको। और अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कोर्स कंप्लीटली बिगिनर फ्रेंडली है। हर कॉन्सेप्ट को मैं इंग्लिश में सिंपल एग्जांपल्स और टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस के साथ कवर करूंगा। तो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट आवर लिनक्स जर्नी। अब पहला सवाल ये आता है कि इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बाद भी हम लिनक्स ही क्यों सीखें। अगर आप सिर्फ नॉर्मल विंडो यूज करते हो तो शायद आपको लिनक्स की इतनी कभी जरूरत भी ना पड़े, और ऑनेस्टली ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आप नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कैरियर बनाना चाहते हो तो लिनक्स सीखना ऑलमोस्ट एक बेसिक स्किल बन जाता है। सबसे पहला रीजन ये है कि दुनिया के 90% से भी ज्यादा क्लाउड सर्वर्स लाइनक्स पर ही चलते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो। जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, अब गाइस ये मत पूछना कि वेबसाइट क्या है, चलो सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। वेबसाइट मतलब गूगल, यूट्यूब, अमेजोन, इंस्टाग्राम, जो भी वेबसाइट आप ब्राउजर में ओपन करते हो, इन सब वेबसाइट के पीछे एक सर्वर होता है और उनमें से बहुत बड़ा परसेंटेज लाइनक्स पर रन करता है। इसी वजह से अगर आप लाइनक्स सीखते हो तो आप वही ऑपरेटिंग सिस्टम सीख रहे हो जो रियल वर्ल्ड सर्वर्स में यूज होता है। अब दूसरा रीजन समझो, जो है साइबर सिक्योरिटी। अगर आप फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग जैसी फील्ड में जाना चाहते हो तो लाइनक्स सीखना ऑलमोस्ट मैंडेटरी जैसा हो जाता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो, सिक्योरिटी ऑडिटिंग हो या एथिकल हैकिंग हो, बहुत सारे टूल्स लाइनक्स के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। अब गाइस, अगर आपको ये वर्ड थोड़े नए लग रहे हैं तो टेंशन मत लो। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि साइबर सिक्योरिटी में लाइनक्स का बहुत बड़ा रोल है। इन तीनों टर्म्स को हम फ्यूचर लेक्चर्स में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझेंगे। हमारा थर्ड रीजन है क्लाउड कंप्यूटिंग या डेवऑप्स। अगर आपका गोल क्लाउड कंप्यूटिंग या डेवऑप्स है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, एडब्ल्यूएस या गूगल क्लाउड, तो वहाँ लाइनक्स ऑलमोस्ट हर जगह यूज होता है। जैसे अगर सर्वर मैनेज करना हो, एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी हो या ऑटोमेशन करनी हो, लाइनक्स कमांड हर दिन यूज होती है। इसलिए लाइनक्स सीखना सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना नहीं है, ये क्लाउड और डेवऑप्स का फाउंडेशन बिल्ड करना भी है। हमारा फोर्थ रीजन है नेटवर्किंग। अगर आपको भी मेरी तरह नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है तो लाइनक्स आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। राउटर, स्विचेस, स्पेशली सर्वर्स को मैनेज करते वक्त लाइनक्स काफी कॉमन है। इसलिए हम इस लाइनक्स सीरीज को अपनी नेटवर्किंग जर्नी के साथ साथ सीखेंगे। हमारा फिफ्थ पॉइंट है पावर्स, सुपर कंप्यूटर एंड एम्बेडेड सिस्टम। आपको एक कूल बात बताता हूँ, लाइनक्स सिर्फ सर्वर तक लिमिटेड नहीं है। दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर भी लाइनक्स पर ही रन करता है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या आईओटी में इंटरेस्टेड हो तो बहुत सारे एम्बेडेड डिवाइसेस भी लाइनक्स यूज करते हैं। अब एम्बेडेड डिवाइसेस क्या होते हैं? एम्बेडेड डिवाइस का मतलब है ऐसे डिवाइसेस जो एक स्पेसिफिक काम के लिए बने हैं, जैसे स्मार्ट टीवी, वाईफाई राउटर, सीसीटीवी कैमरा या रेस्पबेरी पाई। ये सब दिखाता है कि लाइनक्स कितना फ्लेक्सिबल और पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, और अब मुझे ऑनेस्टली बताओ, फ्री की चीजें किसको पसंद नहीं होती? लेकिन यहाँ सिर्फ फ्री होने की बात नहीं है, लाइनक्स ओपन सोर्स भी है। मतलब आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में यूज कर सकते हो, और अगर आपके पास प्रोग्रामिंग नॉलेज है तो इसका सोर्स कोड भी देख सकते हो, और जरूरत पड़े तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसी ओपननेस की वजह से दुनिया भर के डेवलपर्स लाइनक्स को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अब हमें समझ आ गया कि लाइनक्स सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, एम्बेडेड सिस्टम और सुपर कंप्यूटर तक हर जगह यूज होती है। लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन अभी भी बचा है, आखिर लाइनक्स है क्या?
सिंपल लैंग्वेज में बोले, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो लाइनक्स भी प्रॉपरली समझ नहीं आएगा। तो चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आपके पास एक कंप्यूटर है, उसमें कीबोर्ड, माउस, रैम, प्रोसेसर, स्टोरेज है। पर ये सब तो हार्डवेयर है, और क्रोम, वीएस कोड, गेम और पावर पॉइंट जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाता है। अब एक बार सोच के देखो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो एप्लीकेशन को पता ही नहीं चलेगा कि प्रोसेसर से बात कैसे करनी है या फाइल से स्टोरेज कैसे रीड करनी है। तो अभी के लिए इतना ही समझो कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो लेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को स्मूथली साथ में काम करने देती है। और लाइनक्स भी एक ऐसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। बस डिफरेंस यही है कि लाइनक्स ओपन सोर्स है, कस्टमाइजेबल है, और इसी वजह से डेवलपर और कंपनीज इससे इतने ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये ओपन सोर्स है। जैसे हमने पिछली ही स्लाइड में देखा था कि लाइनक्स ओपन सोर्स होता है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि ये फ्री है, बल्कि इसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है। और अगर किसी के पास प्रोग्रामिंग नॉलेज है तो वो लाइनक्स को इम्प्रूव कर सकता है, नए नए फीचर ऐड कर सकता है और बग्स भी फिक्स कर सकता है। इसी वजह से लाइनक्स इतना फास्ट इम्प्रूव होता रहता है। तो चलिए अब हम थोड़ा इसके डेवलपर के बारे में भी जान लेते हैं। लाइनक्स को 1991 में लाइनस टोरवाल्ड नाम के एक फिनिश सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने डेवलप किया था। उस वक्त ये एक सिर्फ पर्सनल प्रोजेक्ट था, और शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उनका ये प्रोजेक्ट एक दिन दुनिया के मिलियंस ऑफ सर्वर्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स और डिवाइसेस में यूज होगा। और आज लाइनक्स दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। पर अब एक सवाल आता है कि आखिर लाइनक्स कहाँ कहाँ यूज होता है। चलिए वो भी जान लेते हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में देखा था, लाइनक्स सिर्फ लैपटॉप या पीसी तक ही लिमिटेड नहीं है। आज लाइनक्स सर्वर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स और सुपर कंप्यूटर्स जैसे एरिया में एक्सटेंसिवली यूज होता है। यानी चाहे इंटरनेट चलाना हो, स्मार्ट डिवाइसेस बनाना हो या दुनिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर को पावर देना हो, लाइनक्स हर जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और है, लाइनक्स सिर्फ एक वर्जन में नहीं आता, इसके बहुत सारे वर्जन होते हैं जिन्हें हम लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है, और लाइनक्स भी इसी तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रिज का काम ही नहीं करता, ये और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करता है। तो चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली कौन कौन से काम करता है। तो हमें पिछली ही स्लाइड में पता चल गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। आप इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो। लेकिन सिर्फ ब्रिज बनाना ही इसका काम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हर सेकंड बैकग्राउंड में चल रही होती है। तो चलिए इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला काम है सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज और बाकी डिवाइसेस को मैनेज करना। अब ये मैनेज करना थोड़ा टेक्निकल रखता है, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर में क्रोम, वीएस कोड और स्पॉटिफाई एक साथ ओपन कर दिया। अब तीनों एप्लीकेशन एक ही सीपीयू और रैम यूज करना चाहेगी। अगर कोई उन्हें कंट्रोल करने वाला ना हो तो सब एक ही रिसोर्सेज के लिए compete करेंगे और सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। यहीं पर ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस किस एप्लीकेशन को कितना सीपीयू टाइम, कितनी मेमोरी और स्टोरेज से डेटा कब रीड या राइट करना है। इसी वजह से आप एक ही टाइम पर मल्टीपल एप्लीकेशन स्मूथली यूज कर पाते हो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है एप्लीकेशन को रन करना, जैसे क्रोम, वीएस कोड, पावर पॉइंट या फिर कोई गेम। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एप्लीकेशन डायरेक्टली हार्डवेयर से बात नहीं करती। ये पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजती है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उनके लिए सीपीयू, रैम और स्टोरेज का यूज करके एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली चलाता है। इसी वजह से जब आप क्रोम के आइकन पर क्लिक करते हो तो सिर्फ क्लिक करने से क्रोम नहीं खुलता, उसके पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे काम कर रहा होता है। अब सोचो क्रोम तो चल गया और वीएस कोड भी ओपन हो गया, पर लेकिन इसे ओपन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कैसे की? माउस से क्लिक करके या कमांड लिखकर? इसी कम्युनिकेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जो है जीयूआई या सीएलआई।
अब तीसरा इंपॉर्टेंट काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है हमें एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना। सिंपल वर्ड्स में यूजर इंटरफेस का मतलब है वो मीडियम जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से बात करते हैं। ये मेनली दो तरीके के होते हैं। पहला है जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें हमें टेक्स्ट कमांड को याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। बस हम किसी आइकन पर क्लिक करते हैं, मेन्यू से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं या बटन प्रेस करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाता है कि हमें क्या करना है। जैसे क्रोम खोलना हो, फाइल कॉपी करनी हो, ये सब जीयूआई की वजह से बहुत इजी हो जाता है। एंड हमारा दूसरा है सीएलआई यानी कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें आइकन और बटन की जगह हम कमांड टाइप करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और लाइनक्स की दुनिया में हमें सीएलआई का बहुत डीपली यूज करेंगे। अब तक हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कंप्यूटर यूज करने का तरीका देता है, चाहे वो जीयूआई हो या सीएलआई। लेकिन सिर्फ इंस्ट्रक्शन लेना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करना। सोचो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो आपकी फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट और प्रोजेक्ट्स सब हार्ड ड्राइव में कहीं ना कहीं पड़े होंगे, लेकिन उन्हें ऑर्गेनाइज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ही फाइल्स को सेव करता है, फोल्डर बनाता है, उन्हें रीनेम, कॉपी, मूव और डिलीट करने की फैसिलिटी देता है। इसी वजह से जब हम डॉक्यूमेंट्स या डाउनलोड फोल्डर ओपन करते हैं, हमें सब कुछ प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज मिलता है। तो फाइल्स और फोल्डर को ऑर्गेनाइज और मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड फाइनली इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक ही मेन गोल होता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज करना। चाहे सीपीयू हो, रैम हो, स्टोरेज हो या बाकी डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंश्योर करता है कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो ताकि सिस्टम स्मूथली और एफिशिएंटली चलता रहे। इसी वजह से हम एक ही टाइम पर मल्टीपल एप्लीकेशन यूज कर पाते हैं, फाइल एक्सेस कर पाते हैं और कंप्यूटर बिना अननेसेसरी प्रॉब्लम के चलता रहता है। तो सिंपल वर्ड्स में ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए नहीं होता, ये कंप्यूटर का मैनेजर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कोऑर्डिनेशन करता है और पूरे सिस्टम को एफिशिएंटली चलाता है। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ चुके हैं, तो चलिए वापस लाइनक्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि लाइनक्स के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है जो है लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मुझे लगता है अगर हम इसको इसी लेक्चर में कवर करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए अगले लेक्चर में हम सिर्फ लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करेंगे। हम समझेंगे उबंटू क्या है, उबंटू डेस्कटॉप और उबंटू सर्वर में क्या डिफरेंस है, डेबियन, फेडोरा, आर्क, काली लिनक्स ये सब क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट हम अपने कोर्स के लिए उबंटू सर्वर ही क्यों चूज कर रहे हैं ये भी बताएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कंप्लीट नोट्स हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।